आदरणीय श्री एनपी सिंह साहब, जो मैंने कहा तो पूरी तरह से निर्भ्रांत है, एक दृष्टि है, उसकी क्या क्या तैयारियां हुई हैं। पहले तो आपको ये दरअसल बोर्ड क्या होता है, बोर्ड का अभी आजकल 99% माँ बापों को तो ये ही नहीं पता। वैसे सीबीएसई का अच्छा बोर्ड है, हमारे बच्चे इस बोर्ड में, इंटरनेशनल अच्छा स्टेट बोर्ड से। अब जो बहुत समझदार माँ बाप मानते हैं ना, वो अपने बच्चों को स्टेट बोर्ड के स्कूल में नहीं पढ़ाते, किसी पढ़ाते सीबीएसई में। और सीबीएसई में भी बोर्ड में, हाँ अब मैं आगे आ रहा हूँ। उनसे पूछो सीबीएसई बोर्ड में क्यों पढ़ाते हो, उत्तर नहीं उनके पास में। और सीबीएसई में भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं। फिर उनसे पूछो आप किस में पढ़ाते हो, हमारा बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता। इंटरनेशनल बोर्ड वाले स्कूल में पढ़ता नहीं, अब तो जिसके पास में 2 पैसे का जुगाड़ हो जाए। हमारा बच्चा कहाँ पढ़ता, विदेश में। अब विदेश में पढ़ता है, और विदेश में पढ़ने वाले भाई 99% बच्चों ने तो किसी को निहाल नहीं किया, ना माँ बाप को, ना कुल खानदान को, ना देश को। लेकिन फिर पैसे है ना, वो जो एक कम्युनिटी तैयार हो जाती है, पैसे वाले को कम्युनिटी में सब सिंह साहब कंपटीशन चलता है। अच्छा वो बच्चे जब 8वीं 10वीं में आते ना, अच्छा तू कहाँ जा रहा है, बोले मैं वहाँ ब्रिटेन जा रहा हूँ। तू कहाँ जा रहा है, मैं रसिया जा रहा हूँ। तू कहाँ जा रहा है, अब रसिया में अब कम हो गए, रसिया और यूक्रेन में भी कम हो गए, बम पढ़ा के बोल रहा है। मैं तू कहाँ जा रहा है, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। तू कहाँ पढ़ रहा है, मैं तो वहाँ पढ़ रहा हूँ। कहीं ना कहीं बाहर भागे, स्टेटस सिंबल हो गया। मैं इस देश और दुनिया में एक नया स्टेटस सिंबल बनाना चाहता हूँ कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ रहा हूँ। और ये उस बोर्ड की का वैधानिकता क्या, उसकी समकक्षता क्या, उसको कौन क्या मानता है देश दुनिया में, 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इन 2 बातों के ऊपर और फिर इसको कैसे विस्तार देना है, ये इसकी लीगलिटी, जिसकी वैधानिकता, क्योंकि इसको सिंह साहब बताते हैं तो बहुत अच्छे से बता पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे, बहुत सीनियर IAS ऑफिसर रहे। इन्होंने भी यात्रा अपने गांव से शुरू करके और शून्य से शुरू करके शिखर तक पहुंचे हैं। मेरे से एक दिन बोले कि मुझे अपने घर से पैसे लेने में बड़ा संकोच होता था, मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ने को गौरव मानता था कि मैं अपने पुरुषार्थ से पढ़ रहा हूँ, ऐसा। और फिर मैंने इनको देखा, SDM से लेकर के, DM से लेकर के, कलेक्टर से लेकर के, और अपने डिपार्टमेंट में चीफ सेक्रेटरी होने से लेकर के, तो एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। मैं एक दिन बोल रहा था, कोई सिंह साहब जैसा मुझे आदमी बनाना हो तो पहले तो इनसे पहले मुझे पैदा होना पड़ता, क्योंकि मेरे साई में ज़्यादा, फिर उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करते, तब जा करके कोई 60-65 साल में NP सिंह साहब जैसा व्यक्तित्व तैयार होता। भगवान ने तैयार करके हमारे पास भेज दिया, एक बड़े कार्य के निष्पादन के लिए भगवान का ही काम है, तो उन्होंने भेजा। तो सिंह साहब सबको भारतीय शिक्षा बोर्ड का पूरा उसका कंटेंट, उसकी वैधानिकता और उसके द्वारा कैसे पूरी शिक्षा की दिशाएं बदलेंगी। मैंने कहा ना, योग आयुर्वेद स्वदेशी की बात, अब शिक्षा की दिशा और चिकित्सा की दिशाएं भारत से तैयार होंगी, पतंजलि से तैयार होंगी, वो कार्य हो रहा है। इसके लिए गौरवान्वित महसूस कीजिए अपने आप को। बोले भारत माता की। सिंह साहब, परम चेतना के साक्षात विग्रह, भारत की समस्त सामाजिक संस्कृति के अधिष्ठाता, स्वदेशी आंदोलन के ध्वजवाहक और भारत के भविष्य के लिए सतत संकल्पित योग ऋषि पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। अभी पूज्य स्वामी जी ने अपनी अमृत वर्षा में भारतीय शिक्षा बोर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके उद्भव के पीछे कारक तत्व क्या रहे, उस संकल्प के विषय में आपने संकेत रूप में, सार तत्व के रूप में बताया है। मैं आपको अपनी वार्ता को मुख्यतः 3 मुद्दों पर केंद्रित करते हुए बहुत संक्षेप में पूरा करूंगा। पहला ये कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की वैधानिकता क्या है। जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा कि मात्र असेसमेंट नहीं, बल्कि उसकी शिक्षण पद्धति और शिक्षा की प्रक्रिया के समस्त घटकों के साथ जुड़ा होगा। अर्थात
उसकी अवधारणा, उद्देश्य, पाठ्यपुस्तकों की संरचना, पाठ्यचर्या की संरचना, पेडागॉजिकल अप्रोच, शिक्षण पद्धति, उसकी मूल्यांकन की पद्धति, असेसमेंट के पैटर्न, इन सारे पहलुओं पर भारतीय शिक्षा बोर्ड प्रत्येक घटक पर अपनी उपस्थिति रखेगा। मात्र असेसमेंट बोर्ड नहीं होगा। जैसे सामान्य रूप से जब भी बोर्ड की बात होती है, जैसे सीबीएसई भी है, तो सीबीएसई मुख्यतः असेसमेंट बोर्ड है, उसकी पुस्तकें एनसीईआरटी बनाती है। हमारा जो बोर्ड है वह अवधारित इसी धारणा पर हुआ था जो पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से अभिसिंचित व्यक्तित्व का गठन जो वैश्विक नेतृत्व की दक्षता रख सके, वैश्विक नेतृत्व की क्षमता हो उसके अंदर पूरी कॉम्पिटेंसी हो, ग्लोबल कॉम्पिटेंसी हो, ग्लोबल सिटीजन हो, लेकिन मूल्यों के धरातल पर वह पूर्णतः भारत बोध के साथ हो। और जब हम भारत बोध की बात करते हैं तो भारत बोध किसी भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि हम ग्लोबल सिटीजन पूरा वर्ल्ड है और जब हम भारत बोध की बात कर रहे हैं तो सिर्फ भारत के भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित है। जब हम भारत के सनातन मूल्यों, सनातन संस्कृति और उसके समग्र बोध की बात करते हैं तो वह पृथ्वी के भी खगोलीय परिधि से पार करके पूरे ब्रह्मांडीय अस्तित्व के साथ मानव अस्तित्व को जोड़ने का कार्य करता है भारत बोध। जब हम ईशोपनिषद में कहते हैं ईशा वास्यविदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक तेन वंजिता मां हृदय कस्व सिद्धनम, ये वाक्य जो हमारे ऋषि प्रज्ञाओं ने कहा, तो स्वाभाविक रूप से भारत बोध ये कहता है कि पृथ्वी पर मनुष्य ही नहीं बल्कि पृथ्वी के अन्य समस्त घटकों और पृथ्वी ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के समस्त आयामों और घटकों के मध्य के जो अंतर संबंध हैं उसमें एक एकत्व तत्व है, वो है ईश का तत्व। अब वो ईश क्या है? ईश ब्रह्म है, ईश वेदों का ऋत है, उपनिषदों का ब्रह्म है, बुद्ध का तथाता है, जैन धर्म का जिन है, कुरान का अल्लाह है, क्रिश्चियनिटी का गॉड है, किसी रूप में भी व्याख्यायित करें, लेकिन वह ईश तत्व, एकत्व का बोध कॉस्मिक फिलॉसफी के एग्जिस्टेंस को व्यक्त करता है, पूरे ब्रह्मांडीय अस्तित्व को व्यक्त करता है। ये भारत बोध है। बहुत एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं भारत बोध को बताऊं। आप जब कभी आपके बच्चे सभी जिस पद्धति से पढ़े हैं उनसे पूछा जाए कि सबसे महान सम्राट कौन है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे बच्चे उसी सम्राट को महान बताएंगे, बादशाह को, राजा को, जिसने अधिक युद्ध जीते हो, जिसने अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को बहुत एक्सपैंड किया हो, जो कॉलोनियल कॉन्सेप्ट का व्यक्ति हो, जो औपनिवेशिक धारणा का व्यक्ति हो, उसने कितने क्रुएलिटी की, निर्दयता की, उस पर कोई बेनिवोलेंस पर, उसकी करुणा पर, उसके अन्य मानवीय मूल्यों पर कोई मूल्यांकन नहीं है, कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, यही पढ़ाया जाता है। और उस दिशा में जब बच्चे याद करते हैं तो कहते हैं नेपोलियन, सिकंदर, किस तरह याद करते हैं, या औरंगजेब, अकबर, किसकी बात उठती है। लेकिन जो भारत बोध क्या कहता है, भारत बोध में स्पष्ट है कि हमारे यहाँ जो राजा सबसे महान कौन है, जो हमारे दादा दादी नाना नानी की कहानियों में हमने सुना, वो है राजा हरिश्चंद्र। भगवान राम सत्यशील और प्रज्ञा धारण करने वाले लोग, जो रितंबरा प्रज्ञा से युक्त रहा हो राजा, वही हमारे यहाँ महान सम्राट है। अशोक जैसे युद्ध जीतने वाले सम्राट को भी हमने महान सम्राट तब स्वीकार किया भारत बोध से जब उसने कलिंग युद्ध से वो द्रवित होकर के वो पूर्णतः करुणामय हुआ, मानवीय मूल्यों से आप्लावित हुआ, तब हम उसको कहते हैं कि महान सम्राट।
ये भारत बोध है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि भारत बोध है क्या। भारत बोध कोई ज्योग्राफिकल आइडियोलॉजी नहीं है। और जब हम भारत बोध को व्याख्या करते हैं मूल्यों के आधार पर, जो पूज्य स्वामी जी ने अभिव्यक्त किया था, विस्तार से बताया भी था, कि जब हमने कोशिश किया कि देखें जो भारत का बोध है, भारतीय जो मूल्य पद्धति है, जो सांस्कृतिक निकष तत्व हैं, क्या उनमें और जो वर्तमान में यूनेस्को या फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन से उभरे हुए जो मूल्य, जिनकी हम बहुत अधिक चर्चा करते हैं इंटेलेक्चुअल ऑर्बिट में, बौद्धिक क्षेत्र में, क्या हमारे भारत बोध में वो मूल्य कहीं छूट गए थे क्या, कि जिनकी चर्चा हम बहुत ही प्रशस्त गायन के साथ करते हैं और अपने शास्त्रों के विषय में हमें जानकारी नहीं है, या शास्त्रों के मूल्यों को हमने सही संदर्भों में गहराई में डूबने की कोशिश नहीं की। हमने उन मूल्यों को एकत्रित किया जो वैदिक मूल्य हैं, जो उपनिषद के मूल्य हैं, जो हमारे षड्दर्शन के मूल्य हैं, जो बौद्ध धर्म के मूल्य हैं, एट फोर्ड पाथ जो पूज्य स्वामी जी भी चर्चा कर रहे थे, या जैन धर्म के पंच महाव्रत की बात करते हैं, या सिख धर्म के नानक के उपदेशों की बात करते हैं, या गीता के समस्त मूल्यों और विशेषता 16वें अध्याय के दैवी संपत्ति गुणों की बात करते हैं। जब एक साथ हमने उनको एकत्रित किया, या मनुस्मृति के दशकम धर्म लक्षण को भी मैंने एक जगह जब रखा और विश्व के समस्त विश्वास पद्धतियों के मूल्यों को एक जगह संकलित किया और आधुनिकतम कहे जाने वाले सिविलाइज्ड वैल्यूज को, सभ्य मूल्यों को भी हमने जब एक जगह किया, तो भारत बोध के जो मूल्य थे उन मूल्यों पर भारी पड़ते हैं, महत्वपूर्ण हैं। वो जिन संदर्भों में इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी की बात करते हैं, उससे वो तो सिर्फ मानव के सामाजिक तंतुओं के मध्य अंतर संबंधों में इक्वलिटी की बात करते हैं। वो तो फ्रेटर्निटी की बात करते हैं सिर्फ मानव के बीच, प्रकृति को तो दासी मानते हैं। वो लिबर्टी की बात करते हैं तो मानवीय शोषण से मुक्त होने की बात करते हैं सिर्फ। लेकिन हमारे यहां जो समानता है, हमारे भारत बोध में जो भ्रातृत्व है, वो संगक्षध्वम संवदध्वम सम्मना से जानता देवा भागम यथा पूर्वे सम्मुज्जानना उपासते, वो भाव है। यत्र सर्वाणि भद्राणि आत्मनैव अनुपश्यति, जो सभी प्राणियों में हम स्वयं का स्वरूप देखते हैं और स्वयं में सभी प्राणियों को देखते हैं, इतना उदात्त भाव इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी का भारत बोध में है। बाकी में बहुत सीमित और संकीर्ण बोध है। जब हम एट फोल्ड पाथ की बात करते हैं बुद्ध के, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का किसी दर्शन उस तरह के अष्ट मार्ग की बात है, या पतंजलि के हम अष्टांग योग की जब बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि एक पूरी होलिस्टिक समग्र पद्धति आचरण के माध्यम से समाधि तक पहुंचने की कोई परंपरा, कोई प्रक्रिया किसी अन्य देश के किसी दर्शन और किसी फलसफे में है, मुझे तो नहीं मिला। मैंने पाश्चात्य दर्शन को बहुत टटोलने की कोशिश की। वहां तो ईसा के 7वीं शताब्दी तक ही इतिहास मिलता है, वो भी थेल्स जैसा फिलॉसफर, जो फिलॉसफी हमारे हजारों वर्ष के ऋग्वेद में पहले से ही वर्णित है, उसकी नकल मात्र लगती है। उससे पहले उनका कोई मौलिक अस्तित्व नहीं था, लेकिन हम उन विचारों के, उन उत्पादों के उपभोक्ता बनते चले जा रहे हैं। इसके पीछे किसी मनुष्य का दोष नहीं है, दोष है शिक्षा पद्धति का। हमारी शिक्षा पद्धति जो लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर था, ब्रिटेन के लिए तो लॉर्ड ही था, लेकिन हमारे लिए एक विषधर सांप की तरह था, जिसने एक ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित किया इस देश में कि अगर राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल भी जाए, तो सांस्कृतिक रूप से हम उपनिवेश सदैव पाश्चात्य विचारों के बने रहें, पाश्चात्य दर्शन के उपभोक्ता बने रहें। ऐसा हमें सीमित करने के लिए एक ऐसी शिक्षा पद्धति को विकसित किया, और दुर्भाग्यवश उस समय भारत के लिए
नियत ठीक रखते हुए भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उस शिक्षा पद्धति को बहुत जोर शोर से बिना उसको गहराई में समझे हुए प्रचार करना शुरू किया, और जिसका भुगतान पूरा देश स्वतंत्रता के बाद भी कमोबेश थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जो शिक्षा पद्धति लागू है उसका खामियाजा भुगत रही है, उसका दंड भुगत रही है, क्योंकि हमने मैकाले की पद्धति को उलटने का प्रयास नहीं किया। पिछले एक दशक से पूज्य स्वामी जी विभिन्न सरकारों, विभिन्न इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज जिसको कहते हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्संस जो प्रभाव रखते हैं सत्ता और निर्णय और नीति समितियों पर, उनसे पूज्य स्वामी जी ने अपने संकल्पों को बहुत दृढ़ता के साथ दोहराया। सौभाग्य की बात है कि संस्कृति मूलक वर्तमान भारत सरकार ने पूज्य स्वामी जी की भावना को देखते हुए शिक्षा पद्धति में इस अमृत महोत्सव काल में मैकाले रूपी विष के समाधान के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड जैसे अमृत तत्व को प्रदान किया है। और यही नहीं, मैं ये बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है, ये ऐतिहासिक सत्य है कि पूज्य स्वामी जी ने भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन के लिए जो संकल्पना, जो संकल्प पत्र, जो विजन डॉक्यूमेंट भारत सरकार को दिया था 2014-15 में, आप अगर भारत की नई शिक्षा नीति देखेंगे 2020 की, उसमें उसकी लगभग 80% पूर्ण उसका प्रतिबिंब दिखेगा। क्योंकि हमने उस विजन डॉक्यूमेंट को भी पढ़ा जो पूज्य स्वामी जी ने प्रस्तुत किया था भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, और जो नई शिक्षा नीति को हमने पढ़ा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को पढ़ा, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पूज्य स्वामी जी का जो संकल्प था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो स्वयं की जो धारणा है, दोनों जब अनुनाद हुई, रेजोनेंस प्राप्त किया, तो इस भारतीय शिक्षा बोर्ड और भारत की नई शिक्षा नीति का उद्भव हुआ। आज भारतीय शिक्षा बोर्ड पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा गठित पतंजलि योग पीठ द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय बोर्ड के रूप में 3 फरवरी 2023 को भारत सरकार ने सभी राज्यों को पत्र जारी कर दिया है। और उस पत्र में ये लिखा है कि ये सीबीएसई के समानांतर ही बोर्ड है, बल्कि जो आईसीएसई बोर्ड है उसको उन्होंने प्राइवेट बोर्ड लिखा है। मात्र नेशनल बोर्ड के रूप में जिसको गवर्नमेंट का पूर्ण वैधानिक समर्थन प्राप्त है वो सीबीएसई और भारतीय शिक्षा बोर्ड ही है। ये उसकी वैधानिक स्वरूप है। राज्य सरकारें उस बोर्ड को, वैधानिकता को स्वीकार करें, इसलिए भारत सरकार ने एक और आदेश जारी किया कि जो हमारा बोर्ड है, हमारा जो करिकुलम और सिलेबस है, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या है, उसको उन्होंने अपने शिक्षाविदों से परीक्षण कराने के बाद हमको प्रमाण पत्र दिया कि हमारा जो करिकुलम और सिलेबस है, असेसमेंट की जो पद्धति है, मूल्यांकन की जो पद्धति है, वह पूर्णतः भारत की नई शिक्षा नीति के अनुरूप है। ये उन्होंने प्रमाण पत्र भी दिया है। और साथ ही ये 5 जुलाई 2021 को दिया था प्रमाण पत्र। और जो दूसरा एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया उन्होंने कि पहले कोई ऐसी पद्धति नहीं थी भारत में कि एक शिक्षा बोर्ड को भारत के राष्ट्रीय बोर्ड या स्टेट बोर्ड, जो राज्य सरकारों के बोर्ड है, उनके बीच में परस्पर इक्विवेलेंस, समकक्षता निर्धारित करने के लिए कोई संस्था नहीं थी। एक अनौपचारिक संस्था थी जो शिक्षक और शिक्षण से जुड़े हुए लोग यहां पर होंगे, कोप्से का नाम सुना होगा। एक कोप्से नाम की संस्था थी जो पूर्णतः प्राइवेट संस्था है। कुछ एक सोसाइटी बनी, उस सोसाइटी ने ये दायित्व को प्रारंभ करना शुरू किया। धीरे धीरे वो एक अनौपचारिक रूप से अधिकार ग्रहण कर लिया। भारत सरकार का उसको कोई ऐसा विधिक आदेश नहीं था। पूज्य स्वामी जी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से कहा कि कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो विभिन्न बोर्डों के मध्य
एक वैधानिक रूप से, प्रामाणिक रूप से समकक्षता जारी करे और उसके लिए कुछ मूल्य निर्धारित होने चाहिए, मानक निर्धारित होने चाहिए। भारत सरकार ने 15 नवंबर 2021 को एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया। भारत सरकार ने उसको अनुमोदित किया और अपनी एक स्वायत्त शासी संस्था एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज को उन्होंने अधिकार दिया कि भविष्य में जितने भी बोर्ड होंगे या वर्तमान में जो हैं उनके मध्य समकक्षता निर्धारित करने के लिए एआईयू को प्राधिकृत किया जाता है और भारत सरकार द्वारा जो मानक हैं उसके आधार पर ही बोर्ड की समीक्षा करें। भारतीय शिक्षा बोर्ड को भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था एआईयू ने इक्विवेलेंस दे दिया है, समकक्षता दे दिया है और यह 3 अगस्त 2022 को ही प्रदान कर दिया था कि भारत के समस्त वैधानिक बोर्ड के समकक्ष ये बोर्ड होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई भारतीय शिक्षा बोर्ड में बच्चा पढ़ा है तो इंटर बोर्ड जो माइग्रेशन है, एक बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा, जैसे सीबीएसई का बच्चा राजस्थान स्टेट बोर्ड में एडमिशन ले ले, राजस्थान स्टेट बोर्ड का बच्चा मध्य प्रदेश बोर्ड में जाएगा, ट्रांसफर हुआ किसी अधिकारी का या व्यवसाय की दृष्टि से आप कहीं स्थान को परिवर्तित कर दिए तो वहां एडमिशन हो जाए, केरल में जाए तो केरल में एडमिशन हो जाए, कोई बच्चे को कोई समस्या ना हो स्थानांतरण में, उसके लिए ये इंटर बोर्ड इक्विवेलेंस की बात होती है। तो आज की तारीख में, आज की दिनांक में, आज की तिथि में भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे भारत के समस्त बोर्ड के किसी भी बोर्ड में अगर यहां से ट्रांसफर होके जाते हैं तो उनके प्रवेश में वैधानिक मान्यता है। ये हुई वैधानिक स्थिति राज्यों से। और 12वीं से पढ़ने के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में, जी, पूज्य स्वामी जी ने सही संदर्भित किया है कि 12वीं के बाद किसी भी नौकरी के लिए, किसी भी शासकीय या गैर शासकीय एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए जो प्रमाण पत्र लगते हैं, क्योंकि हमारे संबद्धता में लिखित आदेश है, मैं सिर्फ उसको इन्फरेंस ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, अनुमान के आधार पर नहीं बोल रहा हूं, उसमें लिखित भी है कि फॉर ऑल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड फॉर ऑल एडमिशंस इन हायर एजुकेशन दिस इक्विवेलेंस विल बी वैलिड अक्रॉस इंडिया। और जब अक्रॉस इंडिया होगी तो एआईयू संस्था जिसने हमको इक्विवेलेंस दिया है वही विदेशी जो विश्वविद्यालय हैं उनमें प्रवेश के लिए सीबीएसई या अन्य स्टेट बोर्ड के प्रमाण पत्रों को हस्ताक्षरित करती है, प्रति हस्ताक्षरित करती है, तभी एडमिशंस होते हैं। तो एआईयू ने वो अधिकार भी भारतीय शिक्षा बोर्ड को प्रामाणिक रूप से दे दिया है। कहीं भी बच्चा पढ़ सकता है, दुनिया में कहीं भी दुनिया में पढ़ सकता है। ये है इसकी पूर्ण भारतीय शिक्षा बोर्ड की वैधानिकता। राज्य सरकारें हमको अनुमति दें अपने राज्य में भारतीय शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों को खोलने के लिए, चूंकि यह कंकरेंट लिस्ट में है शिक्षा, इसके लिए थोड़ी सी औपचारिकता कुछ राज्यों में शेष है, सब में प्रक्रिया चल रही है। 9-10 स्टेट्स ने दे दिया है, आपके यहां भी प्रचलित है पत्रावली। माननीय मंत्री जी से पूज्य स्वामी जी की बात हुई है, चूंकि एक औपचारिकता है ये, वो भी शीघ्र मिल जाएगा और हम अगले सत्र से राजस्थान में भी मान्यताएं देंगे, लेकिन उसका प्रोसेस अभी शुरू हो सकता है 1-2 महीने में। ये इसकी वैधानिक स्थिति।